सकलैन खान के बेटे की शादी जारी थी। लोगों के बातें करने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले ही लम्हे बेहतरीन साउंड सिस्टम पर पश्तो की भड़कीली सी धुन सुनाई देने लगी और उसके साथ ही पलवशा का लचकदार बदन उस धुन से हमाहंग हो गया। चंद मंचलों ने पहले उसका साथ देना चाहा, मगर उसकी महारत देखते हुए वो खुद ब खुद पीछे हट गई। वो अपने हाथ पांव का इस्तेमाल इस खूबसूरती से कर रही थी गोया उसकी सारी जिंदगी इसी शुगल में गुजरी हो। इस खुशकुन नजारे से नजरें हटाना काफी दुश्वार था, लेकिन मैंने कोशिश करके अनार गुल की जानिब निगाहें घुमाई। उसके चेहरे पर जो तासुरात नजर आ रहे थे उन्हें देखकर मुझे पलवशा की बात में कोई शक नहीं रहा था। उस वक्त उसकी आंखें किसी गिद्ध की तरह पलवशा के बदन पर गड़ी थी। बदलती धुनों के साथ उसके हाथ पांव और जिस्म की हरकत भी तब्दील हो जाती थी। जो जो वक्त गुजर रहा था उसकी हरकत में सुस्ती के बजाय तेजी आती जा रही थी और उसके साथ ही लोगों की जेबों के मुंह भी खुल रहे थे। ढोल बजाने वाले को पिछले 2-3 दिन ढोल पीटने पर इतनी रकम हाथ नहीं आई होगी जो इन लम्हात में इकट्ठी हो रही थी। यूं भी इतना तो वो जानता था कि पलवशा कोई पेशावर नाचने वाला नहीं है जो उसके साथ रकम में हिस्सेदारी का दावा करता। और फिर मैंने देखा कि वो पैसे फेंकने वालों के साथ नाचते हुए अटखेलियां करने लगी। उसका अंदाज बिल्कुल किसी बाजारी लड़के का सा था। कुछ लोग जो उसे नहीं जानते थे उन्होंने अपने किसी दोस्त और साथी वगैरह के सर पर बड़ा नोट रख कर पकड़ा। ढोल और शहनाई बजाने वालों ने जब वो नोट पकड़ना चाहा तो उन्होंने पलवशा की जानिब इशारा किया कि वो खुद आकर नोट पकड़े। पलवशा पेशावर तो नहीं थी कि उधर जाती, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो उस बंदे की तरफ बढ़ गई जिसने एक बड़ा नोट निकाल कर अपने साथी के सर पर पकड़ा हुआ था। उसके सामने चक्कर काटते हुए पलवशा ने 2-3 नोट उसके हाथ से झपटे। इस दौरान उसने 2-3 बार पलवशा की कलाई पकड़ने की कोशिश की, मगर वो सफाई से अपनी कलाई बचा गई। उसी वक्त एक आदमी ने मेरे सर पर 10 रुपए का नोट पकड़ा। मैंने हैरानी से उसकी जानिब देखा। वो वही जवान था जिससे थोड़ी देर पहले पलवशा कोई बात कर रही थी। पलवशा भी शायद उसी लम्हे की मुंतजिर थी। वो बाकी आदमियों के बड़े नोटों को नजरअंदाज करती हुई चक्कर काटते हुए वहां पहुंची और आते साथ मेरी गोद में बैठते हुए वो नोट उठाने लगी। मैं बिल्कुल सुन हो गया था। ये क्या मजाक है? मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली। मैं उससे इतनी ज्यादा बेबाकी की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे झिड़का, खामोश रहो। मुझे महसूस हुआ कि वो ये सब एक मंसूबे के तहत कर रही थी। उस आदमी ने मेरे सर पर 5-6 नोट पकड़े और फिर आखिरी नोट पलवशा की गाल के साथ लगाकर उसके हाथ में पकड़ाया और पीछे हट गया। उसकी इस हरकत का बुरा मनाए बगैर वो दोबारा उठकर नाचते हुए मुझसे दूर जाने लगी। उसी वक्त मैंने अनार गुल को जेब से 500 का नोट निकालकर अपने साथ बैठे आदमी के सर पर पकड़ते देखा। पलवशा नाचते हुए उसके करीब पहुंची और उसके हाथ से पैसे पकड़ लिए। 4 नोट मुसलसल पलवशा को पकड़वाने के बाद अनार गुल ने उसकी कलाई से पकड़ने की कोशिश की, मगर वो चाबुक दस्ती से अपनी कलाई उसके हाथ में आने से बचा गई थी। अनार गुल चेहरे पर हवस के तासुरात सजाए जेब से मजीद नोट निकाल कर पास बैठे आदमी के सर पर रखने लगा। मजीद 2-3 नोट कुर्बान करने के बाद उसने एकदम झपट कर पलवशा को पकड़ा और गोद में बिठाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त पलवशा ने खुद को झटके से उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। अनार गुल के चेहरे पर तैश भरे आसार नमूदार हुए और उसने दोबारा खड़े होकर पलवशा पर हाथ डाले। उस वक्त जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर था। मैंने इस्तरारी अंदाज में गोद में पड़ी क्लैशनकोफ हाथ में पकड़ ली थी, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले पलवशा ने अपना घुटना जोरदार अंदाज में अनार गुल की टांगों के बीच में मार दिया था। उसके मुंह से काफी बुलंद कराह खारिज हुई थी। अगले ही लम्हे जैसे बिजली चमकती है, पलवशा ने झुककर अपनी पिंडली से बंधा खंजर निकाला और उसकी गर्दन पर भरपूर अंदाज में चला दिया। लोग अभी तक इस मामले को मजाक ले रहे थे। अनारगुल के नीचे गिरकर तड़पने के मंजर से एकदम चीखो पुकार शुरू हो गई थी। उसी वक्त मेरी नजरों ने अनारगुल के एक साथी को क्लैशनकोफ कंधे से उतारकर कॉक करते देखा। पलवशा की नजर भी उस पर पड़ गई थी, लेकिन जो ही उसने क्लैशनकोफ उसकी जानिब सीधी की, मैंने एक लम्हे में क्लैशनकोफ कंधे से लगाई और ट्रिगर दबाते हुए उसकी गोली चलाने की ख्वाहिश को हसरत में तब्दील कर दिया। माथे पर लगने वाली गोली से वो मुंह के बल गिरा। मैं भागकर पलवशा के करीब पहुंचा और बगैर किसी ताखुर के उसे अपनी आड़ में ले लिया। अनारगुल का जिस्म अभी तक झटके ले रहा था, लेकिन उसके साथी का जिस्म साकित हो गया था। उसी वक्त किसी को ख्याल आया और उसने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। 5-6 आदमी मेरे और अनारगुल के साथियों के दरमियान आ गए थे। वहां पर उसके 4 साथी और भी मौजूद थे। सकलैन खान नजदीक आकर तशवीश भरी नजरों से लाशों को देखने लगा। उसकी आवाज में गम और गुस्सा उबल रहा था। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैं अक्खड़पन से बोला, बिल्कुल वही किया जो करना चाहिए था। मेरा दोस्त पेशावर नाचने वाला नहीं है, वो तो बस सरदार ज़्यादा दिलदार के कहने पर नाच रहा था और इस घटिया इंसान ने सबके सामने उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। मेरे दाएं जानिब खड़े जवान ने वाज़े अंदाज में मेरी तायद की। अनारगुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसकी जानिब देखा, वो वही था जो मेरे सर पर पैसे पकड़ रहा था। एक आदमी ने मेरी गोली से मरने वाले का
का नाम लिया। चलो अनारगुल की तो खैर है, शम्स को तो नहीं मारना चाहिए था। मैंने कहा पहल उसने की थी, क्या मैं चुपचाप तमाशा देखता रहता? मेरी बात के जवाब में 3-4 आदमी मुसलसल बोलने लगे। अनारगुल के साथी भी तमतमाते हुए चेहरे के साथ हमें खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहे थे। अचानक मुझे अपने बाजू पर किसी का लम्स महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा, वो पलवशा थी। मेरे मुतवज्जा होते ही वो दबी जबान में बोली, वी नीड टू रन अवे फ्रॉम हियर। मैंने भी अंग्रेजी जबान में जवाब दिया, इतना आसान है? वो बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने के बहाने तुम भी मेरे पीछे आ जाओ। अगर मोटरसाइकिल तक पहुंच गए तो फिर निकलना मुश्किल नहीं होगा। उसके तेज दिमाग ने 1 मिनट में तजवीज सोच ली थी। मैंने फौरन असबात में सर हिला दिया, ठीक है। उस वक्त सकलैन खान लोगों को लाशों से दूर हटने का कह रहा था। अनारगुल के साथ ही शोर कर रहे थे कि वो उसी वक्त बदला लेंगे। दिलदार खान और उसके 2-3 दोस्त उन्हें ठंडा करने की तगोदौ में थे। सकलैन खान पलवशा को मुखातिब हुआ, लड़के तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। बिलाशुबा गलती अनारगुल की भी थी, लेकिन तुम्हें इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो बोली, चचा जान आप भी इस खबीस की तरफदारी कर रहे हैं। ठहरो, मैं अपने हाजी चचा को बुला कर लाता हूँ। पलवशा ने बहाना घड़ने में देर नहीं की थी। ये कहते हुए वो तेज कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। नहीं पलू खान, हाजी साहब को कुछ न बताना, रुक जाओ, हम खुद इस मामले से निमट लेंगे। मैंने आवाज़ बुलंद उसे पुकारा, मगर वो सुनी अनसुनी करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने कहा, पलू खान वापस आ जाओ। मैंने एक बार फिर उसे पुकारा। उस वक्त वो दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। सकलैन खान मुझसे मुखातिब हुआ, जवान इसे जाने न दो, जब तक फैसला नहीं हो जाता ये कहीं नहीं जा सकता। मैंने कहा, ठीक है सरदार, मैं इसे भी लेकर आता हूँ। बच्चा है, डर गया है और चाहता है कि इसका कोई सरपरस्त यहाँ मौजूद हो। सकलैन खान को ये कहकर मैंने साथ खड़े आदमी की तरफ अपनी क्लैशनकोफ बढ़ाते हुए कहा, भाईजान 1 मिनट ये गन पकड़ो, मैं उस बेवकूफ को पकड़ कर लाऊं। उस आदमी ने बेख्तियार मेरे हाथ से गन थामी और मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये कहाँ जा रहा है? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कानों में अनारगुल के एक साथी की आवाज गूंजी, मगर मैं ध्यान दिए बगैर तेज कदमों से चलता रहा। जिस आदमी को मैंने गन पकड़ाई थी गालिबन उसी ने जवाब दिया, वो अपने दोस्त को पकड़ने जा रहा है। दरवाजे से निकलते ही मैंने देखा कि पलवशा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुकी थी। पलू खान रुक जाओ, मैंने चीख कर जोरदार अंदाज में कहा और उसकी जानिब इस तरह भागा कि गोया उसे रोकना चाहता हूँ। करीब पहुंचते ही मैंने बगैर किसी ताखीर के उसके पीछे नशिस्त संभाली। वो मेरी ही मुंतजिर थी। मेरे बैठते ही उसने क्लच छोड़कर मोटरसाइकिल भगा दी। मैंने अपने अकब में एक चीखती हुई आवाज सुनी, वो भाग रहे हैं। पलवशा ने गियर तब्दील करते हुए रफ्तार कुछ और बढ़ा दी थी। इस हवेली तक आने के लिए 100-200 गज का रास्ता बना हुआ था। उसके बाद पुख्ता सड़क थी। पलवशा चंद सेकंड्स में सड़क तक पहुंच गई थी। दाएं जानी मोटरसाइकिल मोड़ते ही उसने रफ्तार कम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे से चंद आदमी दौड़ते हुए निकले और दीवार के करीब खड़ी डबल केबिन की तरफ बढ़ गए। उसके साथ ही क्लैशनकोफ के फायर की तड़तड़ मेरे कानों में पड़ी। दरवाजे के करीब खड़े होकर एक आदमी हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ कि क्लैशनकोफ से 300 मीटर के फासले तक निशाना लेकर फायर किया जा सकता है और हम उससे ज्यादा फासले पर आ चुके थे। पलवशा जिस तरह मोटरसाइकिल चला रही थी, शायद इस महारत से मैं भी न चला सकता। 125 गोली किसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ग्लॉक 19 मैंने हाथ में पकड़ लिया था। क्लैशनकोफ मैं यूं भी वहीं छोड़ आया था। उस क्लैशनकोफ की वजह से ही उन्हें मेरे लौटने की उम्मीद थी, वरना वो मुझे इतनी आसानी से पलवशा के पीछे न जाने देते। डबल केबिन के रोड पर चढ़ने तक हम काफी दूर निकल गए थे। वो इस रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ा रही थी कि मुझे अच्छा खासा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी जगह मैं होता तब शायद मोटरसाइकिल इसी रफ्तार से ही दौड़ाता। उसके कान के नजदीक मुंह ले जाकर मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? वो बोली, पता नहीं। मैंने कहा, हमारे ताक़ुब में वो आ रहे हैं और उनके पास डबल केबिन है, यकीनन वो जल्दी ही हम तक पहुंच जाएंगे। वो बोली, अलाम खेल तक तो सड़क पर ही जाना होगा, यहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं जिस पर मोटरसाइकिल दौड़ सके। अलबत्ता कहते हो तो मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भागते हैं। उसने करीबन चीखते हुए मेरी बात का जवाब दिया। मैंने कहा, जो मुनासिब समझो करो। मैंने सारी जिम्मेदारी उसके सर पर फेंकते हुए जान छुड़ाई। वो जवाब दिए बगैर उसी रफ्तार में मोटरसाइकिल भगाए चली गई। सड़क के बाएं हाथ नाला था और दाएं हाथ पहाड़ियां। अगर हम दाएं तरफ मोटरसाइकिल उतारते तो 100-150 गज ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे, जबकि दाएं हाथ यूं भी ढलान थी। एक खतरनाक मोड़ के करीब आते हुए पलवशा ने मोटरसाइकिल की रफ्तार जरा सी कम की। उसी वक्त हमें अपने अकब में क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट सुनाई दी, लेकिन अभी तक वो चंद 100 मीटर दूर थी। मोड़ काट कर पलवशा ने दोबारा रफ्तार बढ़ा दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार ज्यादा होने के बावजूद डबल केबिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आती जा रही थी। अलाम खेल उबूर करके नाले की खड़ी चढ़ाई ढलान में तब्दील हो जाती थी। वहाँ हम उन्हें जुल देकर निकल सकते थे। यकीनन यही बात पलवशा के जहन में भी थी, इसलिए उसने सड़क पर जाने का खतरा मोल लिया था। अलाम खेल की आबादी के आसार नजर आते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। डबल केबिन 300-400 गज दूर ही थी। मुझे इत्मीनान सा हुआ कि अब हमारे बचने की उम्मीद पैदा हो गई है, मगर मेरा ये इत्मीनान उस वक्त गहरी परेशानी में ढल गया जब मैंने सामने से एक डबल केबिन को
आते देखा। वो डबल केबिन अलार्म खेल से निकलकर आंधी और तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ रही थी। यकीनन उन्होंने अपने साथियों को वायरलेस सेट पर इत्तला दे दी थी और हम दोनों ऐसे बेअक्ल थे कि ये ख्याल भी हमारे जहनों में न आया कि अलार्म खेल तो कबील खान का इलाका है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला मारे गए। पलवशा दूसरी डबल केबिन को देखते ही मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करने लगी। हम दाएं बाएं पैदल भाग कर निकल सकते थे, लेकिन उस वक्त ये कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। सामने वाली गाड़ी हमारे करीब पहुंच चुकी थी। हमसे 10-15 कदम के फासले पर गाड़ी रोककर 4 मुसल्ला आदमी बाहर निकल आए। उसी वक्त अकबी गाड़ी भी करीब आकर रुक गई थी। उसमें अनारगुल के 4 साथी सवार थे। हमारे ताक़ुब में आने वालों में से एक ने आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। खबीस का बच्चा, तुम्हारा क्या ख्याल था कि भाग जाओगे? उस वक्त मुंह खोलने का मतलब अपनी कमबख्ती को दावत देने के मुतरादिफ था। मुझे एक और थप्पड़ से नवाज कर वो पलवशा को गाली देते हुए बोला, तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा कि किसी को बता भी नहीं सकोगे। पलवशा भी खामोश रही। अलार्म खेल से आने वाली गाड़ी से उतरने वाले एक शख्स ने मुझे थप्पड़ मारने वाले को कहा, फिरोज खान। कमांडर रोशन खान ने कहा कि इन्हें वहीं हवेली में ले आएं। फिरोज खान ने मेरी जानिब इशारा करते हुए मानी खेज लहजे में कहा, इसे हवेली में ले जाने की क्या जरूरत है? हवेली के लिए करार आशा काफी है। उसका घटिया इशारा पलवशा की जानिब था। वो बोला, नहीं, रोशन खान ने दोनों को जिंदा लाने का हुक्म दिया है। वो बोला, चलो चंद मिनट और सांस ले लो। मुझे कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चलो। फिरोज खान से बात करने वाले ने मुझे क्लैशनकोफ की नाल से गाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया। गाड़ी के करीब पहुंचते ही अचानक फिरोज खान को याद आया, इस्मत जान, इस मजनू के पास पिस्तौल और छोकरे के पास तेज धार खंजर मौजूद है और उसने अपने साथी तक ये बात पहुंचाने में 1 सेकंड भी न लगाई। इधर दो, कहते हुए इस्मत खान ने फौरन इन हथियारों का मुतालबा करते मेरी जानिब हाथ बढ़ाया। मैंने नेफे में उड़सा पिस्तौल निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया, जबकि पलवशा ने फर्मा बरदारी से पिंडली के साथ लगा हुआ खंजर उसके हाथ पर रख दिया। हमारे हाथ पुश्त पर बांधकर उन्होंने हमें गाड़ी की बॉडी में बिठाया और आगे बढ़ गए थे। पिछली गाड़ी का एक आदमी हमारी मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों गाड़ियों के दरमियान चलने लगा। गाड़ी की बॉडी में हमारे साथ 2 आदमी बैठ गए थे। 5-10 मिनट के अंदर हम कबील खान के वसीओ अरीज हवेली के पास मौजूद थे। उसकी हवेली और बैठक की दीवार मिली हुई थी। बैठक का रकबा हवेली से ज्यादा था, बल्कि कबील खान की बैठक रकबे में सकलैन की बैठक से बड़ी थी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई बैठक के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर खड़े हथियार बरदार चौकीदार ने सुरत से दरवाजा खोल दिया। गाड़ियों के अंदर घुसते ही उसने जिस तेजी से दरवाजा खोला था, उसी रफ्तार से दरवाजा बंद कर दिया। बैठक के सहन में कमरों की कतार के बिल्कुल सामने एक जहाजी साइज चारपाई पर टांगे पसारे रोशन खान लेटा था। उसके जख्मी पांवों पर मुझे सफेद पट्टियां नजर आईं। ये वही था जो मेरी गोली का निशाना बना था। हमें गाड़ी से उतार कर उसके सामने खड़ा कर दिया गया। उसने मुंह बिगाड़ कर तंजिया लहजे में पूछा, तो ये हैं वो सूरमा? फिरोज खान ने जवाब दिया, जी कमांडर। वो फिरोज की तरफ मुतवज्जे हुआ, मुझे जरा तफसील से पूरी बात बताओ। जवाबन फिरोज खान ने तमाम तफसील दोहरा दी। रोशन खान के लहजे में बला की हैरानी थी। इस छोकरे ने अनारगुल को कत्ल किया है। जवाबन फिरोज खान ने मुंह से कुछ कहने की बजाय इस बात में सर हिला दिया। वो बराह रास्त मुझे मुखातिब हुआ, और तुमने शम्स खान को गोली मारी है। मैंने कहा, पहल उसकी तरफ से हुई थी। उसने मेरे साथी को गोली मारने की कोशिश की, और अपने बचाव के लिए हर आदमी गोली चलाने का हक रखता है। मैंने जो ही जबान खोली, उसके चेहरे पर हैरत भरे तासुरात उजागर हुए। तुम्हारा नाम क्या है? दोनों हाथों को टेक कर उसने अपना ऊपरी धड़ सीधा किया। उसी वक्त वहाँ खड़े एक आदमी ने जल्दी से 2 बड़े तकिए उसकी कमर के साथ लगा दिए। मैं मोहतात अंदाज में बोला, जीशान। वो बोला, तुम्हारी आवाज सुनी सुनाई लगती है, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं? मैंने नफी में सर हिलाया, यकीनन नहीं। वो बोला, फिरोज खान, थोड़ी दूर ले जाकर इसकी मेरे साथ मुखाबरे पर बात करवाओ। फिरोज खान हैरान रह गया था। मैं समझा नहीं कमांडर। वो वजाहत करता हुआ बोला, बस मैं अपना शक दूर करना चाहता हूँ। इसे दरवाजे के करीब ले जाकर मुखाबरे पर मेरे साथ इसकी बात करवाओ। मुझे पता चल गया था कि उसने मुझे पहचान लिया है। यकीनन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन की आवाज कैसे उसकी समातों को भूल सकती थी। मैंने इस ड्रामे से जान छुड़ाने की कोशिश की और एतराफ करना मुनासिब समझा। मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है रोशन खान। वो फिरोज खान की तरफ मुतवज्जे होकर मुस्तफसिर हुआ, शम्स खान को गोली किस जगह पर लगी? फिरोज खान जो अब तक गुमगू की कैफियत में था, माथे पर। ऊपर नीचे सर हिलाते हुए रोशन खान ने गहरी निगाह मुझ पर डाली। तो तुम SS हो? मैंने कहा, हाँ, मगर अनारगुल को हमने किसी मंसूबे से नहीं कत्ल किया। उसने मेरे दोस्त के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और नतीजा उसे भुगतना पड़ा। वो बोला, और शम्स का क्या कसूर था? मैंने कहा, पहल उसने की थी। अगर मैं उसे गोली न मारता तो उसने मेरे दोस्त को कत्ल कर देना था। कबील खान ने मानी खेज लहजे में पूछा, बहुत प्यार है अपने दोस्त से? मैंने कहा, रोशन खान, जब बात दोस्ती की आ जाए तो फिर प्यार मोहब्बत सानवी चीज रह जाती है। रोशन खान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, फलसफे बयान न करो जवान। इस लड़के की शक्ल देखकर पता चलता है कि तुम्हारी कितनी कुछ दोस्ती है। बहरहाल ये मेरा दर्द सर नहीं है।
मेरा मसला ये है कि तुम्हारे दोस्त या माशूक ने मेरे एक अहम आदमी को छोटी सी बात पर कत्ल कर दिया है और तुमने बदला लेने की कोशिश करने वाले आदमी को गोली मार दी। अब सवाल ये है कि क्या हमें बदला लेने का हक है या नहीं, और जवाब ये है कि बिल्कुल है। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम अपने दिल जानी को गोली मार कर जान बचा सकते हो। जवाबन मैं होंठ काट कर रह गया था। पलवशा से कोई जज्बाती लगाव न होने के बावजूद मैं ऐसी बेखैरती नहीं कर सकता था। मुझे खामोश पाकर वो एतमाद भरे लहजे में बोला, मुझे मालूम था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और यकीनन जिसके लिए तुम ऐसा कर रहे हो अगर उसे मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटेगा। ये कहते हुए वो पलवशा की जानिब मुतवज्जे हुआ। लड़के, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या इसे गोली मार कर अपनी जान बचाना चाहोगे? पलवशा ने इत्मीनान भरे लहजे में सर हिला दिया। हाँ, मुझे सख्त किस्म की तौहीन और खिफ़त महसूस हुई, लेकिन मैं खामोश रहा। वो बोला, देख लिया। अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पर वो मुस्कुराया। खैर, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। ये कहकर वो मेरे साथ खड़े फिरोज को मुखातिब हुआ। अपनी क्लैशनकोफ मुझे दो और अपने सारे आदमियों को कहो कि जनाब SS को अपने हथियारों के निशाने पर रख लें। फिरोज खान ने इस बात में सर हिलाते हुए अपनी क्लैशनकोफ उसकी जानिब बढ़ाई और अपने आदमियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। तमाम ने अपनी क्लैशनकोफें हाथ में थामते हुए मुझ पर निशाना साध लिया। इतनी क्लैशनकोफ की गोलियां लगने के बाद मैं सिर्फ इसी सूरत में जिंदा बच सकता था कि मैं किसी पंजाबी या इंडियन फिल्म का हीरो होता। मैं ज़ेरे लब कलमा शहादत दोहराने लगा कि यही एक मुसलमान का शेवा है। मगर रोशन खान की अगली बात ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। उसने कहा, इसके खूबसूरत महबूब को दीवार के साथ खड़ा कर दो और उसके सर पर एक गिलास रख दो। फिरोज खान के चेहरे पर एक मनहूस मुस्कुराहट नमूदार हुई। यकीनन उसे पता चल गया था कि रोशन खान का मतमय नजर क्या है। उसने पलवशा को दीवार की तरफ चलने का कहा और रोशन खान की चारपाई के साथ लकड़ी की मेज पर पड़ा ग्लास उठा लिया। वो एक वसी बैठक थी। सहन के दरमियान से दीवार तक अच्छा खासा फासला बन रहा था। पलवशा फिरोज खान के कहने पर खामोशी से दीवार की तरफ मुड़ गई थी। दीवार के साथ खड़ा करके फिरोज खान ने उसके सर पर ग्लास रख दिया। रोशन खान ने फिरोज खान की क्लैशनकोफ कॉक करके मेरी जानी बढ़ा दी। ये लो SS, अब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की जिंदगी का दारोमदार तुम्हारी निशानेबाजी की महारत पर है। अगर तुमने एक गोली से अपने दोस्त के सर पर रखे ग्लास को निशाना बना दिया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें माँ, मोटरसाइकिल और दूसरे सामान के यहाँ से जाने की इजाजत दे दूंगा और तुम्हारे यहाँ से निकलने के आध घंटे तक कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। अलबत्ता उसके बाद फिरोज खान के आदमियों ने तुम्हें पकड़ लिया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, और अगर तुम निशाना न बना सके तो मैं फिरोज खान के आदमियों को निशाना आजमाने का मौका दूंगा। रोशन खान ने मुझे अजीब मखमसे में डाल दिया था। मुझे अपने निशाने पर भरोसा और एतमाद था, लेकिन ऐसा मौका इससे पहले मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था कि किसी की जिंदगी का दारोमदार इस बात पर होता कि मेरी गोली निशाने पर लगने की सूरत में उसकी जिंदगी बच जाए। रोशन खान इस्तेहज़ाई अंदाज में पूछा, किस सोच में डूबे हो SS? याद है तुमने 250-300 मीटर की दूरी से मुझे कहा था कि अगर मैंने आड़ से एक हाथ भी बाहर निकाला तो वो हाथ मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। ये फासला तो उसके आध से भी कम है और ग्लास भी अच्छा खासा हुजम रखता है। मैंने कहा, मुझे 3 गोलियां चाहिए ताकि मैं हथियार को जांच सकूं। एक लम्हा सोचने के बाद मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली। वो बोला, ठीक है 3 ले लो, मगर तीसरी गोली इसलिए होगी कि 2 में निशाना न बना सके तो तीसरी गोली अपने दिल में मारना जहां तुम्हारा महबूब बसा है। ये कहकर उसने बुलंद बांग कहकहा लगाया और चारपाई पर पड़ी मैगजीन से 2 गोलियां निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये लो, एक गोली फायर करने के बाद तुम्हें दूसरी गोली लोड करने का हक होगा। मैंने गोलियां उसके हाथ से लेकर जेब में डाली और जमीन पर बैठकर पलवशा के दाएं जानिब मगर उससे 10-15 गज के फासले पर जमीन पर पड़े ईंट के एक टुकड़े पर निशाना साध लिया। क्लैशनकोफ पर मैंने 100 मीटर की रेंज लगाई थी। एक स्नाइपर के लिए किसी भी चीज को निशाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत उस हथियार की होती है जो उसके हाथ में हो। इसी वजह से स्नाइपर अपने हथियार की हिफाजत और देखभाल अपनी जान से बढ़कर करते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे हाथों में जाती हथियार नहीं था और फिर इतनी बारीक बीनी से फायर करने के लिए जरूरी था कि कोई स्नाइपर राइफल होती, क्लैशनकोफ और वो भी किसी दूसरे की। इससे किसी आदमी के सर पर रखे ग्लास को निशाना बनाना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर था। सबसे बढ़कर अगर निशाना खता हो जाता तो फिरोज खान के आदमी अपना निशाना आजमाते, गोया पलवशा की मौत यकीनी हो जाती और उसके बाद लाजिमन मेरा नंबर आ जाता। सूरज पहाड़ियों के पीछे गुरूब हो चुका था, लेकिन उसके गुरूब होने में अभी 20-25 मिनट बाकी थे। रोशनी की सूरत हाल ऐसी थी जो एक फायरर के लिए पसंदीदा होती है। मैंने ज्यादा देर निशाना साधने पर नहीं लगाई थी। ट्रिगर दबाते ही गोली उस ईंट के टुकड़े के थोड़ा सा दाएं और नीचे की तरफ लगी। अब मेरे पास 2 गोलियां बाकी थी।
उस्ताद उम्र दराज के बकौल अच्छे स्नाइपर के लिए जरूरी होता है कि वो एक गोली चलाकर हथियार का निशाना जांच ले। इसी तरह राव तसव्वुर साहब कहा करते थे कि जो स्नाइपर किसी हथियार से एक गोली चलाकर ये अंदाजा नहीं कर पाता कि हथियार किस जगह गोली मार रहा है, उसे स्नाइपिंग छोड़कर गडरिया बन जाना चाहिए। अपने दोनों उस्तादों के अकवाल मेरे दिमाग में गूंज कर रह गए थे। अगर मैं दूसरी गोली भी हथियार को जांचने पर इस्तेमाल कर लेता तो पलवशा के सर पर रखे ग्लास को निशाना बनाने के लिए मेरे पास एक गोली बचती। यूं भी मुझे अंदाजा हो गया था कि क्लैशनकोफ की गोली दाएं और नीचे की तरफ लग रही है। मैंने क्लैशनकोफ की बैरल पलवशा के सर की जानिब मोड़ दी और एकदम मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर मुझे बेफिक्री और बेखौफी के तासुरात साफ नजर आ रहे थे। उसके बहादुर और निडर होने का मुझे पहले से मालूम था, लेकिन इस हालत में कम से कम थोड़ी बहुत परेशानी के आसार उसके चेहरे पर नमूदार होने चाहिए थे। ना मालूम उसे मेरे निशाने पर एतमाद था या फिर मौत का कोई खौफ उसके दिल में मौजूद नहीं था। मैंने ग्लास के ऊपरी और बाएं किनारे का निशाना साध लिया, क्योंकि क्लैशनकोफ दाएं और नीचे मार कर रही थी। पसीने से मेरी हथेली गीली हो गई थी। फायर करते हुए इतनी ज्यादा घबराहट मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई थी। न जाने क्यों एकदम पलवशा की अहमियत मेरे दिल में बढ़ गई और उसकी मौत का सोचकर मेरे हाथ पांव गोया बेजान हो गए। हालांकि मेरी सोच के मुताबिक उसका मेरी जिंदगी में कोई किरदार नहीं था। बकौल उसके वो मेरी जान के दर पे थी। बल्कि चंद मिनट पहले ही रोशन खान के पूछने पर इत्मीनान भरे अंदाज में मुझे गोली मारने पर तैयार हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल को कुछ हो रहा था, यूं जैसे मेरे लिए वो बहुत अहम हो, यूं जैसे वो हकीकत में मेरा करीबी दोस्त हो, यूं जैसे उसके ना होने से मेरी जिंदगी में कोई खला पैदा हो जाए। मेरे साथी स्नाइपर मुझे बहुत तेज रफ्तार फायरर समझते थे और इसमें शक भी नहीं था, क्योंकि मैं शिस्त लेने में चंद सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लिया करता था। लेकिन उस वक्त मेरी उंगली ट्रिगर को दबा नहीं पा रही थी। उस वक्त मेरे कानों में रोशन खान की तंजिया आवाज पड़ी, एसएस सो तो नहीं गए? बहरहाल बेहतर होगा कि तुम ही इस ग्लास को निशाना बना लो, वरना यकीन मानो फिरोज खान के आदमियों का निशाना बहुत बुरा है। उनके सर पर चलाई गई गोली पेट में लगती है। तमाम रोशन खान की बात पर जोर जोर से हंसने लगे। मेरी नजरें ग्लास से फिसल कर पलवशा के चेहरे पर गर्दिश करने लगी। वो यूं बेफिक्री से खड़ी थी, गोया किसी ड्रामे या फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रही हो। मैंने एक गहरा सांस लिया और दोबारा ग्लास पर नजरें गाड़ ली। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि ज्यादा देर शिस्त लेने से गोली के दाएं बाएं निकल जाने का खतरा होता है। लेकिन उस वक्त ना तो मैं राव तसव्वुर साहब की नसीहत पर कान धरने पर तैयार था, ना उस्ताद उमर दराज की मानने पर राजी, और ना किसी और उस्ताद को सुनने को तैयार था। रोशन खान ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, मैं 10 तक गिनूंगा, अगर इस दौरान तुमने गोली न चलाई तो मजबूरन मुझे किसी और को मौका देना पड़ेगा। और उसने बाआवाज़ बुलंद गिनती शुरू कर दी। 1, 2, 3। मुझे लगा कि मेरे हाथों में हल्की लर्जिश हो रही थी। 4, 5। मैंने आखिरी बार अपनी शिस्त के सही होने का अंदाजा किया और उसके 6, 7 और उसके 9 कहते ही ट्रिगर दबा दिया। उसके साथ ही मैंने आंखें बंद कर ली थी। लेकिन मेरी समात में स्टील के ग्लास से गोली के टकराने की आवाज और फिर ग्लास के दीवार से टकराकर नीचे गिरने की आवाज पहुंच गई थी। इस आवाज ने मेरी बेरब्त धड़कनों को संभाला और मैंने आंखें खोल दी। पलवशा के चेहरे पर वैसे ही इत्मीनान भरे तासुरात थे। रोशन खान तारीफी लहजे में बोला, एसएस मुझे मालूम था तुम आसानी से अपने माशूक को बचा लोगे। बहरहाल तुम्हारे पास आधा घंटा है, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म समझो। मुझे कहते हुए वो फिरोज खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिरोज खान, सामान इनके हवाले कर दो। जी कमांडर कहकर उसने ग्लॉक पिस्टल और मोटरसाइकिल की चाबी मेरे हवाले कर दी। शुक्रिया रोशन खान। पिस्तौल नेफे में उड़सते हुए मैंने मोटरसाइकिल चाबी हाथ में पकड़ते हुए पलवशा को चलने का इशारा किया। मुझे लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़ी आजमाइश से बाहर निकला हूँ। रोशन खान ने एकदम मेरे सर पर बम फोड़ा। एसएस जाने की इजाजत तुम्हें दी है, इस लड़के को नहीं। मैं उसकी तरफ मुड़ा। रोशन खान, तुम अपने अल्फाज से फिर रहे हो। वो इत्मीनान से बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरी जान बख्शी की थी, मैं भी तुम्हें जान की माफी दे रहा हूँ, मगर तुमने पहले कुछ और कहा था। गुस्से से मेरी आवाज तब्दील हो गई थी। वो बोला, मैंने कहा था कि तुम्हें जाने दूंगा और तुमसे मुराद तुम दोनों नहीं, सिर्फ तुम थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।